हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले भी हमने इस चैनल पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स का फुल एनालिसिस किए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन ऑर्गन्स आते हैं, इनका फंक्शंस क्या है, फुली डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं ताकि एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। साथ में दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हो। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे हमने दे दिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यहाँ पे फिगर बना दिया है। इसका स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं सबसे पहले। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो पहला ऑर्गन है आपका नोजल कैविटी, जिसको हम लोग नासिका छिद्र भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रैंक्स, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रैंक्स बोलते हैं। और यहीं पे है एक लैरिंक्स, जिसको हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। उसके बाद है ये जो आपके पाइप आगे की ओर जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रेकिया। उसके बाद हमारा ये जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स है, इस लेफ्ट और राइट, यहाँ पे दो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग दोस्तों लंग्स बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे जो ये पाइप है आगे की ओर गया है, इस पाइप को हम बोलते हैं क्या, ब्रोंकी बोलते हैं। और आगे देख सकते हैं कि ब्रोंकी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स भी बोलते हैं। दोस्तों, ब्रोंकी आगे जाके दो छोटे छोटे भाग में डिवाइड हो रहा है, इसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और प्रत्येक ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसको अल्वेली से सेक बोलते हैं। और उसके बाद ये जो मसल्स है, जिसको डायफ्रागम बोलते हैं। दोस्तों, तो इन सारे डिफरेंट ऑर्गन को, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन को हम लोग डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। आप इस स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं कि हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन ऑर्गन आते हैं। तो हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले तो नेजल कैविटी, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट्स है। फ्रैंक्स है, लैरिंक्स है, ब्रोंकी है, ट्रेकिया है, लंग्स है, ब्रोंक्यूल्स है, अल्वेलिज है और डायफ्रागम है। चलिए आइए इसके डिफरेंस पार्ट को समझते हैं। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज रिस्पायरेशन, श्वसन क्या है। दोस्तों, मैं बता दूं श्वसन के बारे में, तो श्वसन एक चय पाचन प्रक्रिया है, यानी ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है दोस्तों, जो सभी जीवों में होती है। एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो जीवों के कोशिकाओं के भीतर होती है। जो हमारा रिस्पायरेशन है वो क्या होता है, हमारे सभी ऑर्गेनिज्म में होते हैं, जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, जो कि आपके सेल के, यानी सभी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी क्या है, तो एटीपी के फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी है, जिसको एनर्जी, एक एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे की ओर इसके बारे में डिटेल्स अध्ययन करने वाले हैं। ग्लूकोज को टूटने से होती है। एटीपी कैसे प्राप्त होता है, आपके जब ग्लूकोज टूटता है तब एटीपी आपको प्राप्त होता है, जिसका उपयोग कोशिकाओं द्वारा विभिन्न कार्य को करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक जीवित प्रजाति, एकल कोशिका वाले जीव से लेकर प्रमुख बहुकोशिकीय जीव द्वारा शोषण किया जाता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे सिंगल सेल हो चाहे वो मल्टीपल सेल हो, सभी में आपका रिस्पायरेशन होता है। और रिस्पायरेशन के फलस्वरूप आपके शरीर में एनर्जी रिलीज होता है। रिस्पायरेशन के फलस्वरूप ही आपके शरीर में एनर्जी रिलीज होता है। दोस्तों, रिस्पायरेशन आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज टूटता है उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि श्वसन कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन ऑर्गेनिज्म श्वसन करते हैं। दोस्तों, श्वसन आपके मुख्य रूप से दो टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं एरोबिक, इसको देख लीजिए स्पेलिंग AEROBIC, एरोबिक रिस्पायरेशन। और एक को बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। दोनों में स्पेलिंग में बहुत ही माइनर डिफरेंट है, लेकिन दोनों ही अलग अलग प्रकार का रिस्पायरेशन है। अब हम जानेंगे कि एरोबिक रिस्पायरेशन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि एरोबिक रिस्पायरेशन जितने भी ह्यूमंस है, जितने भी एनिमल्स है,
जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे एरोबिक रिस्पायरेशंस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे भी ह्यूमंस के पार्ट्स हैं जो एनारोबिक रिस्पायरेशंस करते हैं। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशंस क्या है दोस्तों। तो मैं बात करूं तो एरोबिक रिस्पायरेशंस का वैसा रिस्पायरेशंस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। जिस रिस्पायरेशंस में ऑक्सीजन की जरूरत होती है उस रिस्पायरेशंस को हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो हम लोग ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमें रिस्पायरेशंस करने के लिए, तो हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशंस करते हैं। ह्यूमन एरोबिक रिस्पायरेशंस करता है, जितने भी जीव है एरोबिक रिस्पायरेशंस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो एरोबिक रिस्पायरेशंस नहीं करते हैं। उसके बारे में हम नीचे की ओर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद एरोबिक रिस्पायरेशंस में क्या होता है, तो ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी यानी एटीपी क्या होता है, प्रोड्यूस करता है। आपको बताया था कि एटीपी क्या है, एक एनर्जी है जिसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। तो जो एरोबिक रिस्पायरेशंस में जो आपका एटीपी प्रोड्यूस होता है उसके कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, 38 एटीपी प्रोड्यूस होता है। ये एग्जाम्स में दोस्तों पूछा गया है कि एरोबिक रिस्पायरेशंस में एटीपी के कितना मॉलिक्यूल्स आपके प्रोड्यूस होते हैं, 38 एंड लार्ज नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन एरोबिक रिस्पायरेशंस। अंडरस्टैंड। उसके बाद होता है, हम बात करने वाले हैं अब एनारोबिक रिस्पायरेशंस में। तो एनारोबिक रिस्पायरेशंस किसको बोलेंगे, वैसा ऑर्गेनिज्म या वैसा सेलुलर रिस्पायरेशंस। ये ऐसा है सेलुलर रिस्पायरेशंस जो कि ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन के अभाव में जो सेल में रिस्पायरेशंस होता है उसको एनारोबिक रिस्पायरेशंस कहते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि एनारोबिक रिस्पायरेशंस हमारे शरीर में भी होता है। हम लोग एरोबिक भी करते हैं और एनारोबिक भी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं किस कंडीशन में करते हैं और हमारे शरीर के किस सेल में एनारोबिक होता है, इसके बारे में डिटेल्स अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो मैं बता दूं कि जो आपके एनारोबिक रिस्पायरेशंस होता है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है दोस्तों, ग्लूकोज, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी में टूटता है। साथ में ग्लूकोज एनारोबिक रिस्पायरेशंस में ही लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूटता है दोस्तों। तो अल्कोहल किस ऑर्गेनिज्म में बनता है, किस ऑर्गेनिज्म के रिस्पायरेशंस में बनता है और ग्लूकोज किस ऑर्गेनिज्म के रिस्पायरेशंस में बनता है, इसको जानते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट से बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अल्कोहल जो प्रोड्यूस होता है वो आपके ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, वहाँ उस रिस्पायरेशंस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वहाँ पे अल्कोहल प्रोड्यूस होता है और ये आपके ईस्ट नाम के ऑर्गेनिज्म में ये प्रोड्यूस होता है। तो जो ईस्ट जो रिस्पायरेशंस करता है वो कौन करता है, एनारोबिक रिस्पायरेशंस करता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं लैक्टिक एसिड भी एनारोबिक रिस्पायरेशंस के फलस्वरूप ही प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे ह्यूमन मसल्स में प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन मसल्स में प्रोड्यूस होता है दोस्तों। लैक्टिक एसिड कहाँ प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन मसल्स में प्रोड्यूस होता है। और ये कब प्रोड्यूस होता है, जब हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं या जब मेहनत वाला काम करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस केस में हमारे मसल्स में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ से रिलीज होने लगता है ताकि हम लोग काम कर सकें। तो एग्जाम में ये पूछता है कि ह्यूमन मसल्स में कौन सा रिस्पायरेशंस होता है, ह्यूमन मसल्स के सेल में कौन सा रिस्पायरेशंस करता है, तो एनारोबिक रिस्पायरेशंस किया जाता है दोस्तों। और इस केस में लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और साथ में जो आपके अल्कोहल होता है एस्ट में होता है, एस्ट में कौन सा रिस्पायरेशन होता है, एनारोबिक होता है। और इस केस में ग्लूकोज, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के रूप में टूटता है। और इसके बारे में डिटेल्स अध्ययन करने वाले हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशंस में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशंस में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। कहने का मतलब एरोबिक रिस्पायरेशंस में लार्ज नंबर में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशंस में एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है। तो हमारे ह्यूमन मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। साथ में आप लोग एरोबिक तो सांस तो लेते ही हैं, ये भी काम चलता रहता है ताकि हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तब हमारे मसल्स क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं दोस्तों। तो ये यहाँ तक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं।
उसके बाद हम बात करने वाले हैं इनहलेशन और एक्सहलेशन। इनहलेशन मतलब होता है कि सांस को अंदर की ओर खींचना, और एक्सहलेशन मतलब सांस को बाहर की ओर क्या करना, छोड़ना। तो ये दोनों प्रोसेस होता है। हम जब रिस्पायरेशंस करते हैं तो सांस को अंदर की ओर खींचते हैं और बाहर की ओर छोड़ते हैं। अंदर की ओर जब हम खींचते हैं तो हमारे एयर में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और सारे गैस हैं। लेकिन हमारे शरीर को क्या चाहिए, ओनली ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, हमारे शरीर को ओनली ऑक्सीजन चाहिए। तो इनहलेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं और एक्सहलेशन में CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये दो प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना और CO2 को बाहर निकालना। तो इसमें कौन से ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है इनहलेशन और एक्सहलेशन करने के लिए, तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे डायफ्रागम है। ये फिगर में क्या देख सकते हैं, डायफ्रागम है, जो क्या करता है, ये एक मसल्स है, ये एक मसल्स है जो आपके ये लंग्स है, ये दोनों लंग्स है, इस लंग्स को ऊपर की ओर पुश करता है और इसको रिलैक्स करता है ना, ऊपर कभी ऊपर जाता है और नीचे जाता है। जब हम लोग इनहेलेशन करेंगे, सांस को अंदर की ओर खींचेंगे, तो ये जो आपका डायफ्रागम है वो नीचे की ओर आएगा, वो नीचे की ओर आएगा। जब हम लोग सांस को छोड़ेंगे तो ये डायफ्रागम क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। यानी डायफ्रागम क्या करता है, लंग्स को सिकोड़ने और रिलैक्स करने का काम करता है, जिसके प्रोसेस से हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस कर पाते हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा फंक्शंस ऑफ डायफ्रागम मैं आपको बता। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आपके डिफरेंट ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इनका फंक्शंस क्या है और इनका रोल क्या है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नेजल कैविटी की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नासिका छिद्र भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नासिका छिद्र भी बोलते हैं। नोज जिसको बोलते हैं, नोज हम लोग इसको बोलते हैं दोस्तों। इसी नोज के द्वारा एयर क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जाता है, और इसी नोज में हमारे नोज में क्या प्रेजेंट है, हेयर यानी बाल प्रेजेंट है। ये बाल का काम क्या है, एयर में जो मौजूद आपके धूल कण है उसको क्या करना, फिल्टर करना। साथ हमारे नोज में एक चिपचिपा पदार्थ प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। इस म्यूकस का काम है धूल कण को अपने अंदर चिपका देना और इस बाकी एयर को अंदर की ओर क्या करना, पास कर देना। तो ये आगे एयर जाके कहाँ पहुंचता है, फ्रैंक्स और लैरिंक्स के पास पहुंचता है। तो आइए समझते हैं कि फ्रैंक्स और लैरिंक्स का फंक्शंस क्या है, इसके बारे में डिटेल से। दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ्रैंक्स और लैरिंक्स के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है कि जीभ के मूल के पीछे कंटिका अस्थि के नीचे और कंठ के सामने स्वर यंत्र, जिसको हम लोग लैरिंक्स बोलते हैं, यानी साउंड बॉक्स किसको बोलेंगे, लैरिंक्स को बोलेंगे, जिसको स्वर यंत्र कहते हैं। नाक से ली हुई हवा कंठ से होती हुई इसी में आती है। इसके सिरे पर एक ढक्कन सा होता है जिसे स्वर यंत्र छद्म कहते हैं। यह ढक्कन हर समय खुला रहता है, किंतु खाना खाते समय यह ढक्कन बंद हो जाता है। यानी जब हम लोग खाना खाते हैं तो यह यंत्र छद्म जो आपके ढक्कन है ये बंद हो जाता है, जिससे भोजन स्वर यंत्र में ना गिरे, ताकि भोजन आगे की ओर ना गिरे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो आपके जैसे ही नोजल कैविटी से ये पाइप आगे की ओर जाता है, तो यहाँ पे जो माउथ कैविटी है, हम लोग मुंह से भी भोजन भी करते हैं और यहाँ से एयर भी जाता है। तो भोजन कहाँ चला जाता है, भोजन हमारे स्टोमिक में चला जाता है, जबकि एयर हमारे लंग्स में चला जाता है। तो यहाँ पे दो पाइप निकल कर आता है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रैंक्स और लैरिंक्स के पास भी एक पाइप डक्ट चला जाता है लंग्स में, एक डक्ट चला जाता है स्टोमिक में। तो यहाँ पे एक लैरिंक्स होता है जो एक ढक्कन का कार्य करता है दोस्तों। जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये स्वर यंत्र का ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और पीछे अन्न प्रणाली में गिर जाता है, यानी कहने का मतलब पीछे पेट में स्टोमिक में हमारा भोजन चला जाता है। कभी कभी रोगों के कारण कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, या हम लोग असावधानी से जब भोजन या जल का कुछ अंश स्वर यंत्र में गिर जाते हैं, यानी फेफड़े वाले नली में जब हम लोग भोजन करें और फेफड़े वाले नली में कोई चीज़ हमारा भोजन चला जाता है, तो हमें जोर से खांसी
खांसी आती है, छींक आती है। इस खांसी आने का मतलब ये होता है कि जो जल और भोजन हमारे जो स्वर यंत्र यानी लरेंक्स में जो पहुंचा है वो बाहर निकल जाए दोस्तों। भोजन को हम निगलते हैं तो उस समय स्वर यंत्र ऊपर की ओर उठता है और फिर गिरता हुआ दिखाई देता है। इसमें जब वायु प्रविष्ट होती है तो स्वर यंत्र होता है, यानी जब वायु जैसे ही अंदर जाएगी तभी हम लोग का साउंड बाहर निकलेगा। जब एयर नहीं जाएगा तो हम लोग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो लरेंक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर चलते हैं, ट्रेकिया के बारे में अध्ययन करते हैं कि ट्रेकिया का फंक्शंस क्या है और इसका रोल क्या है हमारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन में। दोस्तों ट्रेकिया क्या है, द ट्रेकिया इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कि नेक और अपर चेस्ट में होता है। इट ट्रांसपोर्ट एयर टू द फ्रॉम द लंग्स एंड व्हेन पर्सन टू ब्रेथ, जब कोई भी व्यक्ति सांस लेता है तो इसी ट्रेकिया से होके जो एयर क्या होता है बाहर की ओर आता है और अंदर की ओर जाता है दोस्तों। इसी ट्रेकिया का काम है। आगे की ओर जानते हैं कि ट्रेकिया का और फंक्शंस क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मनुष्य और पशुओं और पक्षियों के शरीर में श्वास नालिका या सांस की नली वह नली होती है जो गले में स्थित स्वर यंत्र को फेफड़ों से जोड़ती है और मुंह से फेफड़ों तक हवा पहुंचाने का रास्ता एक महत्वपूर्ण भाग है। श्वास नाली के आंतरिक सतह पर कुछ विशेष कोशिकाएं परत होती है जिसमें श्लेष्मा, जिसको म्यूकस कहते हैं, वो हमेशा यहाँ से सीक्रेट होता रहता है। सांस के साथ साथ शरीर में प्रवेश हुए अधिकतर कीटाणु, धूल और अन्य हानिकारक कण इस श्लेष्मा से चिपक कर फंस जाते हैं और फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं दोस्तों। जो म्यूकस प्रोड्यूस हुआ है यहाँ से जितने भी धूल कण हमारे जो एयर में प्रेजेंट है, पहले तो हमारे नाक में जो एयर है उसको, हेयर है जो बाल है उसको फिल्टर किया, लेकिन वहाँ से भी अगर फिल्टर नहीं हुआ तो हमारे ट्रेकिया का अंदर क्या होता है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है, उस धूल को सोख लेता है और अशुद्धताओं से मिश्रित यह श्लेष्मा या अनायास ही पी लिया जाता है। कभी कभी हम जब लोग लेते हैं बलगम तो हमारे पेट के अंदर भी चला जाता है। जो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं जैसे कि पेप्सिन है, म्यूकस है, उसके द्वारा उसमें कीटाणु है जो सारे नष्ट कर लिए जाते हैं, या हम इसको बलगम के रूप में बाहर की ओर फेंक देता है, थूक के रूप में फेंक देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ट्रेकिया दोस्तों मछलियों में ट्रेकिया नहीं होता है। मछलियों में जो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, गिल्स होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो ह्यूमन के बारे में ही हम बात करेंगे दोस्तों। आगे की ओर चलें तो जब ट्रेकिया आगे की ओर चलता है तो आगे जब ये ट्रेकिया आगे की ओर बढ़ता है तो इस पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रोंकी। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। ये ब्रोंकी क्या होता है, आगे चल के दो भागों में टूट जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। इसके बारे में डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रोंकी कौन सा है, ये जो पार्ट्स है ब्रोंकी है और ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स है। आप लोग देख सकते हैं ब्रोंकी क्या है, ये जो पाइप है, जो डक्ट है, जो वाइंड पाइप है आगे की ओर जाता है जिसको ब्रोंकी बोलते हैं। ब्रोंकी आगे की ओर जाकर दो भागों में टूट जाता है। ये ब्रोंकी इधर चला गया, इधर चला गया, ब्रोंकी। जब दो भागों में टूट गया तो इस पार्ट्स को बोलेंगे हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, और जो एक भाग है जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलेंगे दोस्तों। और जो ब्रोंक्यूल्स के है, ब्रोंक्यूल्स के एंड्स में जो भी ब्रोंक्यूल्स, जैसे ब्रोंकी यहाँ पे आया, ब्रोंकी दो भागों में यहाँ पे टूट गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोले। अब ब्रोंक्यूल्स के भी यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं सब डक्ट है, ब्रोंक्यूल्स के भी सब डक्ट हैं। यहाँ पे जो इसके एंड्स में बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है, इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अल्वेलिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्वेलिस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपके गैस के एक्सचेंजेस होते हैं। तो अब आइए समझते हैं अल्वेलिस में क्या क्या होता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्वेलिस है, जो अल्वेलिस का स्ट्रक्चर्स कुछ इस टाइप का है। इनका सरफेस यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं, जो कि आपके ब्रोंक्यूल्स के एंड में होता है। यह वेलुंग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और यहाँ पे गैस का एक्सचेंजेस होता है। कहने का मतलब CO2 और ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंजेस होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लिया जाता है और CO2 को बाहर कर लिया जाता है। और इसी अल्वेलिस से हमारे शरीर के जितने भी आपके ब्लड वेसल्स है वो जुड़े हुए रहते हैं, जहाँ से ब्लड इसको कैरी करके हमारे हार्ट तक पहुँचाता है और हार्ट पंप करता है पूरे बॉडी में, और पूरे बॉडी में जितने
भी सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो मैं शुरू में ही बताया था कि रिस्पायरेशन क्या होता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जब ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पे आया तो ऑक्सीजन क्या किया, ग्लूकोज के साथ रिएक्शंस करके आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी प्रोड्यूस किया दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है कि अल्वेली आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट भाग है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, हुज फंक्शन इट टू बी एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल टू एंड परफॉर्म ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजेज होता है, और दिस टीनी बैलून शेप एयर सिक, इसमें बैलून शेप का स्ट्रक्चर से यहाँ पे देख सकते हैं, आर वेरी एंड रिस्पिरेटरी ट्री, यहाँ पे बहुत सारे रिस्पिरेटरी ट्री है जिसको हम लोग क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं, आर अरेंज इन क्लस्टर थ्रू आउट द लंग्स, और इसी लंग्स से ये क्या होते हैं, हमारे पूरे बॉडी में पहुंचता है, इसी ब्लड द्वारा हमारा ऑक्सीजन पूरे बॉडी के जितने भी सेल है वहाँ पहुंचता है। और सेल में क्या प्रेजेंट है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम लोग बोलते हैं, और इस पावर हाउस सेल में ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या पहुंचा हुआ है, ग्लूकोज पहुंचा हुआ है। तो जब ये ऑक्सीजन जाता है ग्लूकोज के पास, ये इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है दोस्तों। तो ये अल्वेली से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शरीर में। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसको बोलेंगे, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, अल्वेली सेक में होता है दोस्तों, और अल्वेली सेक से ब्लड कैपिलरीज जुड़े हुए रहते हैं। साथ में लास्ट में हम आपको बताते हैं कि डायफ्रागम का काम क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, डायफ्रागम का काम है हमारे लंग्स को क्या करना, रिलैक्स करना, और इसको फुलाना और पचकाना, ताकि हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस कर पाएँ दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।